अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और अपने सप्ताह के आज अंतिम दिन है अपना, और आज अपने इंडिया जीके की, और ये वैसे देखा जाए तो इस सप्ताह की ये अंतिम क्लास है। मानी सप्ताह के प्रारंभ में अपनी 3 दिन चलती है राजस्थान जीके की, और 3 दिन अपनी ये क्लास चलती है इंडिया जीके की, मानी सामान्य ज्ञान और विज्ञान की। तो अब बिना कोई देरी किए अपन चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में प्यारे विद्यार्थियों, गणपति अपेक्स परिवार के द्वारा और जो डिस्काउंट था वो 80% कर दिया गया 28 अगस्त से 3 सितंबर तक। और आप यदि इसको कोड यूज करते हुए, कोड का नाम है गणेश 10, इसको यूज करते हुए और यदि हमारे ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगी। कान सिंह को, अलका, रुखसाना, महिमा, सुमन बिजानिया सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और अभी चलते हैं आज के अपने पहले बेहतरीन क्वेश्चन पे और देखते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन है अपना, और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात को प्यारे विद्यार्थियों वाटरफॉल भी कहते हैं, और एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है प्यारे विद्यार्थियों। और इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है विश्व की सबसे ऊंची झील टीटी काका झील, और टीटी काका झील बोलिविया के पठार पर स्थित है। बोलिविया प्रदेश में यह स्थित है, इसी दक्षिण अमेरिका में। अब मैं आपको अन्य के बारे में बताऊं, नियाग्रा क्या है। नियाग्रा का क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों विश्व का सबसे सुंदर कैनाल, और प्यारे विद्यार्थियों ये कर्नाटक में स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे सुंदर जलप्रपात है। भारत का सबसे सुंदर चित्रकूट जलप्रपात है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात, और छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नेशनल पार्क में है। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नेशनल पार्क में है, जो छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से टूटकर 2000 ईस्वी में बना था, बिल्कुल। और कविता गुजर का राइट है चित्रकूट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की टैंकरोदी मिसाइल है, कि इनमें से कौन सी मिसाइल टैंकरोदी है। कर्नाटक में तो सुंदरी के वृक्ष मिलते हैं, मीनाक्षी सुंदरी के वृक्ष पवन डेल्टा में, और कर्नाटक में मिलते हैं चंदन के वृक्ष। कर्नाटक में चंदन के वृक्ष मिलते हैं। तो आपको बताना है भारत की टैंकरोदी मिसाइल कौन सी है। भारत की टैंकरोदी मिसाइल कौन सी है जो टैंकों को नाश करने के काम में आती है। पूनम कुमारी, आकांक्षा कुमारी, अनुज रियल स्टार कह रहे हैं क्लास बफरिंग हो रही है। नहीं हो रही है बेटा, बफरिंग चकाचक चल रही है। देखो भारत की टैंकरोदी जो मिसाइल है, भारत की टैंकरोदी मिसाइल पूछा गया है, और भारत की टैंकरोदी मिसाइल है प्यारे विद्यार्थियों नाग। मानी इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, भारत की एंटीटेक मिसाइल कौन सी है। तो भारत की एंटीटेक मिसाइल या टैंकरोदी मिसाइल है नाग है प्यारे विद्यार्थियों। और अर्जुन किसका नाम है? अर्जुन प्यारे विद्यार्थियों भारत के एक खतरनाक टैंक का नाम है। मेरे से भी खतरनाक टैंक है अर्जुन, है ना। मेरे से भी मामूली सा चिट्टे खतरनाक है ये, बिल्कुल नागराइट है। अब अन्य के बारे में सुनो। देखो त्रिशूल भी भारतीय एक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल भारत की एक बहुत ही तगड़ी मिसाइल है, जो भारत की स्वदेशी मिसाइल मानी जाती है, और भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसके वेरिएंट तैयार किए गए हैं। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की क्या होती है? असेंबलिंग होती है।
टैंकरोधी क्या मतलब होता है महरिया शर्मा? टैंकरोधी का मतलब होता है कि वह मिसाइल जो टैंकों को नष्ट करती है, टैंकों को रोकती है या टैंकों का आक्रमण विफल करती है, उसे टैंकरोधी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टैंकरोधी कहते हैं। मानी जो टैंक के मार्ग में अवरोध बने या टैंकों को नष्ट कर दे, दुश्मन के टैंकों को क्या कर दे? नष्ट कर दे। हाँ, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की भारत की रक्षा प्रणाली से संबंधित। और अगला तो प्यारे विद्यार्थियों और भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है। देखो, एक तो क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन हुआ। और एकमात्र अधिवेशन कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 1924 में हुआ था। वैसे आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. होम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 अनुयायियों ने भाग लिया। परंतु भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने दादा भाई नारोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बने हैं? दादा भाई नारोजी बने हैं, जिनको द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे कम बार मानी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी जी, वो भी 1924 में बने, जेल से आजाद होकर। किससे आजाद होकर? जेल से। तो जेल में किसके लिए गए? असहयोग आंदोलन के कारण वो जेल में गए थे और उनको 1922 में जेल में भेजा गया। 24 में उनको रिहा कर दिया जाता है और 24 में रिहा करते वो कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? बेलगांव। और बेलगांव प्यारे विद्यार्थियों किस राज्य में है? बेलगांव भारत के कर्नाटक राज्य में है। बेलगांव कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। जिसकी अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल, 22 में जेल में गए और 24 में जेल से रिहा होते हैं और अनशन करके और उसके बाद में कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता करते हैं। अब मैं आपको अन्य के बारे में बताऊं। बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। बंबई में क्या हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस शहर में हुए? कलकत्ता में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया, गरम दल, नरम दल, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी और उग्रवादी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में सूरत के अधिवेशन में। और सूरत का अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर हुआ था गुजरात में। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्यारे विद्यार्थियों पहली महिला अध्यक्ष बनती है आयरलैंड की एनी बेसेंट, जो बाल गंगाधर तिलक की साथी और महिला मित्र है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू प्यारे विद्यार्थियों भारत की पहली महिला राज्यपाल भी है। और सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में कहा कि राज्यपाल को सोने के पिंजड़े के समान बताया था, कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे जैसा बताया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बहुत सारी दुर्लभ जो जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं, वो मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। और इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इनको पढ़ना भी है कि क्या क्या मैंने बताया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है।
और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है, संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? कि भारत की लोकसभा का संसदीय जो सचिव होता है और संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की पॉलिटी का, कि संसदीय सचिव को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संसदीय सचिव होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? और इस क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थी फंस गए। इसका राइट उत्तर होगा प्रधानमंत्री। कि संसदीय सचिव को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? संसदीय सचिव को शपथ दिलाने का काम करेगा भारत का पीएम, प्रधानमंत्री के द्वारा। और जो मंत्रिमंडलीय सचिव जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की ही सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है प्यारे विद्यार्थियों मुख्य न्यायाधीश। और लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान रखना बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का स्पीकर एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। ये लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष की शपथ नहीं लेता है। महान्यायवादी की नियुक्ति प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रपति करता है। मैंने आपको बार बार बता चुका हूं, भारत में लगभग नियुक्तियों का अधिकार प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को ही है। और महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जिसे एंटोनी जनरल भी कहते हैं। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और एक चीज और ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थियों, महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, अपने विचार दे सकता है, बोल सकता है, परंतु बट भारत का महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी विधेयक पर वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। बिल्कुल ये वोटिंग नहीं कर सकता। देव की लाडली गुजर के द्वारा बिल्कुल राइट बताया गया है। और ये क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने बोला है महान्यायवादी के बारे में जो डिटेल बताई है, ये भारत की पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस ड्रीम लेकर एक विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कुमार। सुमन कॉपी करती है, ये जानती नहीं है कुछ भी। हाँ बिल्कुल, हम तो सभी जानते हैं किसी भी सदन में भाग ले सकता लेकिन वोट नहीं कर सकता। घनश्याम सैनी बिल्कुल राइट है। और रुखसाना बानो भी सही कह रही है कि नहीं भाग ले सकता। ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़े लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए, मिक्स प्रश्नोत्तरी है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। सर अध्यादेश और कानून में क्या अंतर होता है? महरिया शर्मा, कानून तो सरकार बनाती है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। और अध्यादेश होता है एक शॉर्ट समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए कानून, कि एक निश्चित समय के लिए बनाए गए कानून को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। और अध्यादेश या ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत मानी 123 के तहत राष्ट्रपति जारी कर सकता है, जो एक कुछ समय के लिए कानून माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन भी भारत की पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, भारत में निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? तो देखते हैं किस किस का सही होता है। और मेरे को यह लग रहा है कि मेरे साथ जुड़ने वाले जो लाइव विद्यार्थी हैं उनको पॉलिटी बहुत कम आती है ना। पॉलिटी में विद्यार्थी दो भागों में
बढ़ जाते हैं, तो अपना इसका राइट उत्तर होगा ब्रिटेन से। कहां से ली गई है प्यारे विद्यार्थियों? भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है, वयस्क मताधिकार। और जब भारत के संविधान बना तब मतदान करने की आयु 21 थी और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 कर दी गई, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लैंड से भारत की निर्वाचन पद्धति ली गई है। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, जहां की एनी बिसेंट रहने वाली थी। एनी बिसेंट के देश से या एनी बिसेंट जी के देश के संविधान से हमने क्या लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व। अब आप बता सकते हो क्या मेरे को कनाडा और अमेरिका से क्या लिए हैं? आपको बताना है कि कनाडा के संविधान से और अमेरिका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। संविधान लिखने वाला पहला देश भी अमेरिका है। संविधान लिखने वाला पहला देश भी अमेरिका है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का है। आपको बताना, कनाडा और अमेरिका से हमने क्या लिए? यूएसए से लिए हमने मौलिक अधिकार, लिखित संविधान की अवधारणा भी हमने कनाडा से ली, है ना। और अलका बम्बेरवाल कह रही है ये सर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर चलूं कब? जब आप 2 क्वेश्चनों का उत्तर दो। अब ये 2 क्वेश्चन आपको आते नहीं है, नेक्स्ट में ABCD लगा के करोगे क्या? गाना गाओगे ABCD, मुंह में बीड़ी हाथ में पान, चलो पापा पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ? सानिया मिर्जा का ब्याह हुआ। और एक वहां से एक डायलॉग बना, सानिया मिर्जा का बच्चा न भारत का न पाकिस्तान का, जैसे हिंदी में है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, आप कमेंट करके बता रहे हो। चुनाव के दौरान, वानी भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? आचार संहिता कौन तैयार करता है? कविता गुजर बता तो दिया बच्चों ने कमेंट कर करके। जैसे आप कहते हो ना कि सरकारी कर्मचारी भी आपको क्या कहते हैं, आचार संहिता लग गई है भाई, अब ये काम नहीं होगा, वोटिंग के बाद आना, रिजल्ट के बाद आना। तो चुनावों के दौरान या वोटिंग के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का मतलब होता है आप ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, इतना खर्च कर सकते हो और इतना नहीं कर सकते, आप ये बैनर लगा सकते हो, आप ये बैनर नहीं लगा सकते। तेजल स्टूडियो का भी हार्दिक स्वागत है। नए जो भी विद्यार्थी नए जुड़ते हैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी राजस्थान और इंडिया जीके की बहुत ही बेहतरीन क्लास है, वो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। इसी चैनल पर प्यारे विद्यार्थियों करंट अफेयर की भी बहुत ही बेहतरीन व्याख्यात्मक और रापचिक जो क्लास है वो आपके सामने सुबह 7 बजे पर डे रखी जाती है पिछले 1 सप्ताह से, और क्लासें अपनी रोज चलती रहेंगी। तो राइट उत्तर है इसका निर्वाचन आयोग। इसका राइट उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? निर्वाचन आयोग इसका क्या है? राइट उत्तर होगा, जो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करता है। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और प्यारे विद्यार्थियों, जिले में आचार संहिता का दायित्व जिलाधीश माने कलेक्टर निभाता है। एक जिले में निर्वाचन का दायित्व है या एक जिले का, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, एक जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, जिसे जिलाधीश कहते हैं। सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस अधीक्षक निर्वाचन के समय या अन्य के समय पुलिस अधीक्षक को एसपी कहते हैं बेटा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो एक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 रुखसाना बानो बता रही हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला मुगल स्थापत्य कला का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारबाग शैली में बने हुए हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो यहां 2 क्वेश्चन आपको याद हुए ना प्यारे विद्यार्थियों, कि हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में बना है? चारबाग शैली में।
और चारबाग शैली में बने हुमायूं का मकबरा। चारबाग का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये मकबरा है, इसके नीचे शव है और इसके चारों दिशाओं में जो बाग लगा होता है उस शैली को कहते हैं चारबाग शैली। उस शैली को क्या कहते हैं? चारबाग शैली कहते हैं। और हुमायूं का मकबरा प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली में है, और दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा भारत का सबसे बड़ा मकबरा है। और हुमायूं के मकबरे को देखकर ही शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। हुमायूं के मकबरे की निर्माता हुमायूं की विधवा बेगम हामिदा बानो बेगम। मानी हुमायूं के मकबरे की निर्माता कौन है? हुमायूं की विधवा बेगम, जो अकबर की मां है, हामिदा बानो बेगम ने क्या किया था? चारबाग शैली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण मिर्जा गयास बेग की देखरेख में बनाया था। तो हुमायूं के मकबरे का डिजाइनर या वास्तुकार कौन है? मिर्जा गयास बेग हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार है। अब आपको मैं थोड़ा हुमायूं के मकबरे में के बारे में और बताऊं। प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति की योजना हुमायूं के मकबरे में बनी थी। बहादुर शाह जफर ने, नाना साहब ने और बख्त खान ने बनाई। और भारत के अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से ही 1857 की क्रांति के समय गिरफ्तार करके रंगून भेजा गया था। अब मैं ऑप्शनों के बारे में बताऊं। अबुल हसन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अबुल हसन है अमीर खुसरो का असली नाम। अबुल हसन क्या है? अमीर खुसरो का असली नाम है, जिस अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतीए हिंद कहते हैं, जिस अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, जिस अमीर खुसरो को गजल का जनक माना जाता है। उस्ताद चांद खां के बारे में बता सकते हो क्या बेटा? उस्ताद चांद खां किसका वास्तुकार था? उस्ताद जो चांद खां है वो किसका वास्तुकार था? मैनी मैक्स ये 7 क्या आप उस्ताद चांद खां के भी वास्तुकार बताइए। तब तक मैं आपको लेकर चलता हूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1936 में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहां की थी? 1936 में। तो एक क्वेश्चन आपको याद हुआ, और क्या याद हुआ कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने की। ठीक है, और आपको बताना है कब की, 36 में कहां की। देखते हैं किस किस का सही आता। रुखसाना बानो, महरिया शर्मा, घनश्याम, आकांक्षा कुमारी। देखते हैं सुमन वर्मा कि 1936 में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहां की थी? प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गलत है, सभी विद्यार्थियों का उत्तर गलत है। इसका राइट उत्तर है बी, वर्धा महाराष्ट्र में। राइट उत्तर होगा बी, वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी ने 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। 1936 में। अब मार दो, कॉपी पेस्ट मार दो, सब बी लगा दो अब, है ना, और चलने दो कमेंटों को। हां, अब सुनो अन्य आश्रम। महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड राज्य के कौसानी में, कौसानी कहां है प्यारे विद्यार्थियों? उत्तराखंड राज्य में है कौसानी। और उत्तराखंड राज्य के कौसानी में इन्होंने अपने एक कौसानी आश्रम की स्थापना करते हुए वहां पर गीता भाष्य नामक काव्य लिखा था। उत्तराखंड के कौसानी आश्रम में महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था? गीता भाष्य नामक। और अहमदाबाद में प्यारे विद्यार्थियों 1916-17 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की स्थापना की थी? अहमदाबाद में, जो गुजरात में साबरमती नदी के तट पर है।
और वहां पर गांधी जी ने 1916-17 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे आज साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और यहीं से गांधी जी ने, प्यारे विद्यार्थियों, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन और जोहान्सबर्ग में, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के डरबन और जोहान्सबर्ग में फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में। और ये जो रूस के टॉलस्टॉय है ना, रूस के जो टॉलस्टॉय हैं, वो क्या है, महात्मा गांधी जी के विदेशी गुरु हैं। महात्मा गांधी जी के क्या है, विदेशी गुरु हैं। तो सभी विद्यार्थियों का ये उत्तर था जो गलत आया था आपका। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है गांधी जी के बारे में। और मैंने पिछली 5-6 क्लासों में मिलाकर गांधी जी आपको लगभग पूरा पढ़ा दिया है। और मान सिंह राजपूत सर, आप मेरे नाम बोलो। धौलपुर राजस्थान से मोहन सिंह राजपूत, बिल्कुल बोला भाई। मोहन सिंह राजपूत हमारे साथ धौलपुर से जुड़े हुए हैं। ये लो बेटा, बोल दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्धन वंश के प्रतापी राजा, वर्धन वंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से किसने संबोधित किया है? जो हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था और जिस हर्षवर्धन की बहन थी राजेश्वरी, और जिस हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया, और जो हर्षवर्धन भारत का अंतिम बौद्ध सम्राट माना जाता है। भारत का पहला बौद्ध सम्राट था अशोक और भारत का अंतिम बौद्ध सम्राट है हर्षवर्धन। मानी भारत का अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन है, वर्धन वंश का है, कन्नौज का राजा है। और आपको बताना है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से किसने संबोधित किया है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये भी जो मैंने बताई अंतिम बौद्ध सम्राट, इनकी बहन। और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट रहता था। हर्षवर्धन के दरबार में प्यारे विद्यार्थियों कौन रहता था? बाणभट्ट नामक एक विद्वान रहता था, जिसने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा था संस्कृत में। तो इसका राइट उत्तर होगा, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया चीनी यात्री हेनसांग ने। इसका राइट उत्तर होगा ए। इसका राइट उत्तर क्या होगा? हेनसांग ने। ठीक है। और हेनसांग की पुस्तक का नाम या हेनसांग के भारत यात्रा वृत्तांत का नाम है सियोकी। और प्यारे विद्यार्थियों, हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, हेनसांग को नीति का पंडित, हेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है। और इसी हेनसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और यह हेनसांग कहता है कि मेरे समय नालंदा के आचार्य तो थे शीलभद्र, कि जब मैं नालंदा में पढ़ रहा हूं तब नालंदा के आचार्य कौन है? शीलभद्र है। और हर्षवर्धन को इन्होंने शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। अब मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, मिहिरी कुल गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा है। और इसकी जानकारी हमें मध्य प्रदेश की ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। नागभट्ट भी गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा है, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। और प्यारे विद्यार्थियों, नागभट्ट द्वितीय ने तो गंगा में जल समाधि ली थी। नागभट्ट द्वितीय ने कि किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा में जल समाधि ली थी। और चीनी यात्री फायान की पुस्तक का नाम है फोको की। चीनी यात्री फायान की पुस्तक का नाम है फोको की। और चीनी यात्री फायान गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था।
ग्वालियर प्रशस्ति मेरी भोज के समय की है, बिल्कुल सही है। देव की लाडली कविता गुजर नागबड़ दित्ते ने जल समाधि ली थी, बिल्कुल राइट है। और मांगीलाल कटारिया 630 से 647 ईस्वी बता रहे हैं। हाँ, और क्लास को शेयर करियो मना, शेयर कर देगा तो तारी इज्जत घट जाएगी, है ना। या कोई की सगाई हो रही है तो बात छूट जाएगी या होगी कोई ना। इन शेयर मत करा करो, मतलब क्लास में थे ही थे पढ़ता रिया करो, कर दिया करो थोड़ी बहुत। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मिहिरी कुल प्रतिहार का शिलालेख। मिहिरी कुल कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा मिहिरी कुल प्रतिहार का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुमन वर्मा हुई कोना सर, और सुमन होगी भी कोना तो मैं बताऊं बढ़िया पति कौन मिलोगो, दांत लो मिलोगो, कोई मोटरसाइकिल पर पीछे बैठता ही शर्मा होगी यदि गुरुजी की क्लास शेयर नहीं करेगी तो। लोग यहाँ कमेंट कसेंगा कि सुमन की है 16 सोमवार करार, एक सोमवार ने बीच में और व्रत तोड़ दियो जना यहाँ को दांत लो पति मिलो हो तो शेयर करो, जो बहुत ही अच्छो मिले भगवान कृष्ण जैसो नटखट। तो इसका राइट उत्तर होगा प्रतिहार वंश के राजा मिहिरी कुल का शिलालेख है ग्वालियर प्रशस्ति। कौन सा शिलालेख है प्यारे विद्यार्थियों? ग्वालियर प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति जो मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर प्रशस्ति कहां है प्यारे विद्यार्थियों? मध्य प्रदेश में है। अब मैं आपको अन्य के बारे में बता दूं कि एरण अभिलेख भी मध्य प्रदेश में है, और एरण अभिलेख प्यारे विद्यार्थियों गुप्त राजाओं का है। एरण अभिलेख प्यारे विद्यार्थियों कौन से राजाओं का है? गुप्त राजाओं का है एरण अभिलेख। हां ठीक है। और एरण अभिलेख से भारत में पहली चोट सती प्रथा को अपन उल्लेख मिला है कि सती प्रथा को पहली चोट उल्लेख कठे मिला है, और वो मिला है एरण अभिलेख में। इलाहाबाद अभिलेख या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी प्यारे विद्यार्थियों, जिस इलाहाबाद प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में हरिसेन से समुद्रगुप्त ने करवाई थी। कि प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, उसकी रचना समुद्रगुप्त, जिनको वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, और उसने करवाई थी। और इलाहाबाद प्रशस्ति संस्कृत में है। और एक और दुर्लभ जानकारी आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रयाग प्रशस्ति भारत का एकमात्र ऐसा शिलालेख है। यह जो प्रयाग प्रशस्ति है यह भारत का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जिससे 3 वंशों की जानकारी मिलती है। कितने वंशों की? 3 वंशों की जानकारी मिलती है। और अब है गिरनार अभिलेख है प्यारे विद्यार्थियों गुजरात के जूनागढ़ में। गिरनार अभिलेख कहां है? गुजरात के जूनागढ़ में। और यहीं पर है एशियाई शेर या बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध, डाडी मूछ वाले शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसी गिरनार में है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित सुदर्शन झील। इसी गिरनार में है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित सुदर्शन झील, भी गुजरात में है। और रुद्रा दमन का शिलालेख है, रुद्र दमन का लेख है, बिल्कुल जूनागढ़ में रुद्र दमन की हमें जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों बताना है क्वेश्चन कैसे हैं, और रापचिक है क्या, और क्लास को शेयर भी करते रहे। क्वेश्चनों के बारे में भी लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थी एक बार सूचना दे कि आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगला बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, फुजीटा स्केल पर क्या मापा जाता है? कि फुजीटा जो स्केल है उस पर क्या मापा जाता है? और इतना सारा विद्यार्थी लाइव जुड़ रहा हो, एक बार शेयर कर दो रसगड़ा। अब शेयर करता ही डबल हो जाओगा, और मत आना मेरा शेयर बना दूंगा।
है ना। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। रापचिक रापचिक पर शेयर मत करियो, है ना। अया बताबो करो, मन चढ़ावो करो चना का पेड़ पर शेयर मत कर दियो। हाँ, क्वेश्चन बताना है, फुजीटा स्केल पर क्या मापा जाता है। फुजीटा जो स्केल है उस पर क्या मापा जाता है। देव की लाडली कविता गुजर, सुमन, अनुज, मांगीलाल कटारिया, महेंद्र ढाका, रुखसाना बानो, प्रेम पटेल, सुमन, आरजे 23, ये तो गाड़ियों के नंबर भी हो गए हैं। और कुणाल मीणा भी जुड़ चुके हैं, इनका भी ये बिल्कुल राइट आ रहा है। टॉर्नेडो चक्रवात की गति, टॉर्नेडो जिसको टाइफून भी कहते हैं, टॉर्नेडो जिसको कहीं हरिकेन भी कहते हैं, तो टॉर्नेडो, टाइफून या हरिकेन नामक जो भीषण चक्रवात है और उसकी गति मापी जाती है फुजीटा स्केल पर। फुजीटा स्केल पर उसकी गति मापी जाती है। ठीक है। अब देखो अन्य के बारे में बता दूं। देखो भूकंप की मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप। और सीस्मोग्राफ का भी संबंध किससे है, सीस्मोग्राफ का भी संबंध भूकंप से है। सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं, जापान में। सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं, जापान में। और आर्द्रता मापी जाती है प्यारे विद्यार्थियों हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। और मेरी आर्द्रता मापी जाती है प्यारे विद्यार्थियों क्लास को लाइक करने से। आप जितनी ज्यादा क्लास को लाइक करोगे उतना ही ज्यादा आप मेरी आर्द्रता माप पाओगे। मेरी पिट्यूटर ग्रंथि बड़ी ही रापचिक ग्रंथि है, तो मैं आपकी भी प्यारे विद्यार्थियों पिट्यूटर ग्रंथि रापचिक बना दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहे, है ना। गुजारी ने तो पूरे आंसर दे दिए, बिल्कुल सही है। जय श्री राधे राधे। मोहन सिंह राजपूत का भी राधे राधे। तो वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से और गहराई मापी जाती है प्यारे विद्यार्थियों फेदोमीटर से। मानी समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, फेदोमीटर से। सर झालावाड़ से कुणाल, बिल्कुल कुणाल मीणा झालावाड़। और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ है बेटा। कुणाल मीणा आपका झालावाड़ जिला राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है। और झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी और मासिन राम भी कहते हैं। और जुड़े रहे, क्लास को शेयर और लाइक करते रहे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। मैं आपका पिट्यूटर ग्रंथि, आपकी मास्टर ग्रंथि को रापचिक बना दूंगा। हाँ, देव की लाडली कविता गुजर बिल्कुल है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो कविता आप और बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करते हो। रुखसाना बानो भी बहुत ही अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। बस एक दो विद्यार्थी कभी कभी लाइव आ जाते हैं, आप शेयर करते हो तो वो बिना चाहत के लाइव आते हैं। और मानी वही आते हैं जो बिना चाहत के जन्मे होते हैं, है ना, मानी जिनको जन्मने का। बिल्कुल। अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरा सागर कौन सा है, सबसे गहरा सागर कौन सा है। कि दिल की गहराइयों में उतर कर देखो ना, है ना। थैंक यू सो मच कविता, बिल्कुल। अनुज रियल स्टार बेटा सुधर जा, ध्यान दे, तुम्हारा ध्यान किधर है। अनुज रियल स्टार तेरी गुजरी इधर है, सामने देख, ये रही। और आकाश चौधरी कुछ नहीं आता इसको देखकर बता रही है, तो तेरे क्या चूरने काट रहे हैं, तू भी देख के बता दे, है ना। ऐसे भी विद्यार्थियों की भरमार है अपने यहां पर। देखते हैं सबसे गहरा सागर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों। अब करेजी मीणा कह रहा प्रशांत, अरे हरामी इसमें प्रशांत है कहां, है ना, इसमें प्रशांत है कहां।
इसका राइट उत्तर है दक्षिणी चीन सागर। सबसे गहरा सागर है प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी चीन सागर, जो चीन और जापान के बीच विवादित है, जो चीन और जापान के बीच विवादित है। और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत। परंतु प्यारे विद्यार्थियों मैंने पूछा सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। हां, विश्व का सबसे गहरा सागर है। अब सुनो प्यारे विद्यार्थियों, मर्त सागर पृथ्वी का सबसे निचला स्थल है। मर्त सागर पृथ्वी का सबसे निचला स्थल है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से सागर में आदमी कभी भी डूबता नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों मर्त सागर में कोई भी आदमी नहीं डूबता है। मर्त सागर में सर चैनल कौन सा है? अपेक्स एजुटेक है बेटा, है ना। तो मर्त सागर में कोई भी आदमी नहीं डूबता है। और प्यारे विद्यार्थियों मर्त सागर जॉर्डन व इजराइल देश के बीच में है। मर्त सागर कहां स्थित है? मर्त सागर प्यारे विद्यार्थियों जॉर्डन व इजराइल देश के बीच में स्थित है, राइट है। और कैस्पियन सागर है प्यारे विद्यार्थियों विश्व में खारे पानी की, विश्व में साल्ट वाटर की, विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व में खारे पानी की या साल्ट वाटर की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो रूस, जॉर्डन और इजराइल देश की सीमा बनाती है। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो रूस, जॉर्डन और इजराइल देश के बीच में सीमा बनाती है। और भूमध्य सागर इटली देश के साथ सीमा बनाता है। भूमध्य सागर आपको पता ही है इटली देश की सीमा है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है प्यारे विद्यार्थियों सवेज नहर। और सवेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाक नहर मानी जाती है। तो ये बहुत सारा अब आपको समझ में आ गया क्या प्यारे विद्यार्थियों, सब व्याख्या करते ही। और यही अपनी सबसे बड़ी खूबी है कि मेरे पास पढ़ने वाले विद्यार्थी दोबारा उनको ऐसा कंफ्यूजन ना हो, तो मैं प्रत्येक ऑप्शन से आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूं। कविता गुजर सही कह रही है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है, ओडिशा की है। और ओडिशा के चिल्का झील की आकृति प्यारे विद्यार्थियों नाशपति जैसी है। और उड़ीसा राज्य की चिल्का झील में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्थल भी है। अनुज ढाका और मैं दोनों पकड़कर बैठकर रखेंगे मंडप में, और मैं तुम्हारा मंडप तन नहीं दूंगा आराम, यूं ऐसे पढ़ोगे तो। सर इंडिया में कौन सी है बता देना कुणाल मीणा। इंडिया में चिल्का है, इंडिया में चिल्का है जिसकी आकृति नाशपति जैसी है। और प्यारे विद्यार्थी ये लेगून झील है और ये एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? देखो तो एक मेरे क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन क्या मिला? आपको मेरे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मिला, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। ब्रह्मांड में सौरमंडल का जनक कौन है? सूर्य। हाइड्रोजन का गोला? सूर्य। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने में समय लगता है 8 मिनट 4 सेकंड, मानी 40 सेकंड का लगता है। सूर्य की किरणों में रंग होते हैं 7। हाइड्रोजन का गोला है, पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो आपको बताना है सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है। किस किस का देखते हैं। एक ही आदमी का राइट उत्तर आया है प्रेक्सिमा सेंचुरी, कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम जो तारा है वो प्रेक्सिमा सेंचुरी है। प्रेक्सिमा सेंचुरी है। किस किस का सही आया हाथ खड़े करो सब।
और अब मैं आपको अन्य के बारे में बता दूं, साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है इस ब्रह्मांड का। डॉग स्टार या साइरस इस ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। और ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, तारे की चमक हाइड्रोजन पर निर्भर होती है। जिस तारे में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगी वो तारा उतना ही ज्यादा चमकेगा, उतना ही ज्यादा चमकेगा। सबका गलत हुआ है, सबका, मैंने देखे थे, ठीक है। और शुक्र एक ग्रह है बेटा, प्यारे विद्यार्थियों, शुक्र क्या है, एक ग्रह है, परंतु ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार और इसे मॉर्निंग स्टार का खिताब दिया गया। ये स्टार नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, कि शुक्र क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है और इसे सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार का तमगा दिया गया है। और हिंदी में बोलूं तो सांझ का तारा और भोर का तारा। जैसे मैं भी तो एक तारा ही हूं, चमक रहा हूं ना आपके सामने, है ना, ठीक है। और ध्रुव तारा प्यारे विद्यार्थियों हमेशा उत्तर दिशा को संबोधित करता है। ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा को संबोधित करता है, उत्तर दिशा को संबोधित करता है हमेशा ध्रुव तारा जो है, ठीक है। गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद। सोनिया मीना, आरएस का भी हार्दिक स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि अपनी करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू हो रही है सुबह 7 बजे से, बहुत ही बेहतरीन है। और सुमन वर्मा कह रही है सर आप तो चांद हो। बिल्कुल मैं चांद हूं, पर शुक्र ग्रह के पास कोई भी चांद नहीं है। मानी प्यारे विद्यार्थियों, चांद कहते हैं उपग्रह को, मानी मून किसे कहते हैं, उपग्रह को मून कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, राइट है। और शुक्र एक ग्रह ऐसा है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, एक बुध के नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे एक बात बताओ आप कि शुक्र और बुध ग्रह की महिलाएं करवा चौथ के दिन क्या देखती होंगी। और पृथ्वी और शुक्र जुड़वा बहन है, और चांद की मौसी शुक्र को कहते हैं। बुध के पास भी उपग्रह नहीं है, तो उनकी जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ के दिन क्या देखती होंगी। तो यदि आपसे कोई शुक्र और बुध ग्रह की महिला मिले तो उनको बता देना कि यदि आपको चांद आपके नहीं है तो हमारे धरती पर सुरेंद्र महिला नाम का एक चांद रहता है, आप उसको छलनी से देख सकते हो। मानी 2 ही ग्रह की महिलाओं को आपको सूचना देनी है और वो आप दे देना बाकी के। अब चलो मैं आगे, ज्यादा फेंकूंगा तो फिर ये कहोगे गुरुजी आप फेंकते बहुत हो। चलो तो आगे चलता हूं। अगला आज का सेमीफाइनल क्वेश्चन, आज का सेमीफाइनल क्वेश्चन कि किस महाद्वीप को ओसेनिया भी कहा जाता है, कि कौन सा महाद्वीप है जिसे ओसेनिया भी कहा जाता है। हां, कि कौन सा महाद्वीप है जिसे ओसेनिया भी कहते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों एशिया और यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया कहते हैं, दोनों को। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। तो आपको बताना किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये तो शायद मेरे प्यारे विद्यार्थियों का घनश्याम सैनी, महेंद्र डाका, अनुसुया, प्रेम पटेल, रुखसाना बानो, अनुज, मनीषा, मनीष, कानाराम, उमेश, सोनिया मीणा, आरजे 23, इसका राइट उत्तर होगा। सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एक महाद्वीप भी है, जो एक देश भी है, और ये महाद्वीपों में सबसे छोटा है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड नाम दिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग मर चुकी है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग है। अब सुनो, यूरोप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, यूरोप सबसे लंबे समुद्र तट वाला महाद्वीप,
यूरोप, परंतु सबसे लंबे समुद्र तट वाला देश कनाडा। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, बर्फ से ढका अंटार्कटिका, विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिका, वैज्ञानिकों का स्वर्ग अंटार्कटिका। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद किस महाद्वीप पर है? अंटार्कटिका पर। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका, डार्क महाद्वीप अफ्रीका, अंध महाद्वीप अफ्रीका, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका, तीनों रेखाएं गुजरने वाला महाद्वीप अफ्रीका। जैसे एक क्वेश्चन है ना, एक बार बचपन में सन 1955 में बैठे थे क्लास में, लड़की के पास में, नाम था रेखा, उसने हमको देखा, आगे नहीं बताऊंगा बस। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आज के सेमीफाइनल क्वेश्चन का रापचिक व्याख्या और आज का फाइनल क्वेश्चन मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों के समक्ष रखने जा रहा हूं। रेड रिबन किस रोग के प्रति जागरूकता का प्रतीक है? कि रेड रिबन किस रोग के प्रति जागरूकता का प्रतीक है? कानाराम को भी गुड इवनिंग। कि रेड रिबन जो है किस रोग के प्रति जागरूकता का प्रतीक है? चलो कोई बात नहीं। इसका राइट उत्तर होगा एड्स के प्रति। रेड रिबन एड्स के प्रति जागरूकता का प्रतीक है प्यारे विद्यार्थियों। रेड रिबन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, एड्स अभी तक एक लाइलाज रोग है जिसका कोई भी इलाज नहीं आया है। सबसे पहले एड्स की खोज अफ्रीका के जंगलों में बंदरों में हुई थी और भारत में एड्स का पहला रोगी चेन्नई में मिला था। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में एड्स का पहला रोगी चेन्नई में मिला और राजस्थान में एड्स का पहला रोगी मिला पुष्कर अजमेर में। राजस्थान में एड्स का पहला रोगी मिला पुष्कर अजमेर में और एड्स की खोज अफ्रीका के जंगलों में हुई थी। और अब मैं आपको बता दूं अन्य के बारे में। तपेदिक बेटा टीबी को कहते हैं। तपेदिक क्या टीबी को कहते हैं? मधुमेह कहते हैं, शुगर या डायबिटीज को। शुगर या डायबिटीज को प्यारे विद्यार्थियों मधुमेह रोग कहते हैं, जो अग्नाशय का इंसुलिन हार्मोन से संबंधित है। तो विश्व मधुमेह रोग दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और विश्व तपेदिक या टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। मेरे हैप्पी बर्थडे 24 मार्च को। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा जन्म 24 मार्च को हुआ था और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को विश्व तपेदिक दिवस। और कैंसर अभी पढ़ाई है मैंने, आज सुबह ही कैंसर के बारे में पढ़ाया था आपको, है ना? कैंसर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों आज की अपनी सैटरडे स्पेशल का स्पेशल सामान्य ज्ञान और विज्ञान। और लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। और क्लास के अंतिम पड़ाव पर भी हमारे अपेक्स परिवार की ओर से आपको दी गई बेहतरीन छूट का गणपति बाबा मोरिया गणपति महोत्सव के अवसर पर आपको विशेष छूट है। हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्स है उन पर 80% डिस्काउंट तो हमारे ऑनलाइन परिवार की ओर से है। और गणपति बाबा मानी गणेश 10 लिखने से और आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। और अब क्लास के अंतिम पड़ाव पर सभी विद्यार्थियों को लिखित में थैंक यू बोलकर थैंक यू। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी, आपके अपने जो विचार हैं क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और प्यारे विद्यार्थियों, सुबह की क्लास के विजेता जो हैं, करंट अफेयर्स की जो क्लास है और करंट अफेयर्स की क्लास के विजेता थे 8। करंट अफेयर्स की क्लास के विजेता कितने थे?
8 विजेता थे और 7 थे प्यारे विद्यार्थियों, 7 विजेता। और उन विजेताओं के नाम मैं बता रहा हूं, रुखसाना, जसन, मीणाजी, बेताज बादशाह, ओम प्रकाश, प्रेम पटेल, अनुज, जितेश और नारायण। इन सभी सुबह की और करंट अफेयर्स की रापचिक क्लास में जीते हुए और विजेताओं को अपना एड्रेस कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। और आज आपको सभी विजेताओं को दिए जा रहे हैं आजवान के एक लड्डू। आजवान के लड्डू मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बाई डाक भेज दिए जाएंगे और विजेताओं के मिलते हैं। तो अपना जो एड्रेस है कि डाक से भेजना है। और सोनिया पूछ रही है सर जी आपकी क्लास कब कब होती है? सोनिया सुबह 7 से 8 तक तो होती है अपनी करंट अफेयर्स की बेहतरीन रापचिक क्लास। शाम को होती है 4 से 5 बजे तक और भी रापचिक क्लास। तो सभी विजेताओं को अजवान के लाडू हैं और भेज देना अपना एड्रेस। क्लास जरूर बताना कैसी लगी। सभी विद्यार्थियों को लिखित में थैंक यू बोलकर थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार प्रेम सहयोग बनाए रखें, ठीक है। और अब आज्ञा लेता है आपका अपना प्रिय गुरु सुरेंद्र महला। जय हिंद, जय भारत।